चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट ईयर का रिजल्ट देखेंगे। फर्स्ट ईयर में हम लोग देखें तो अ, अजीत कुमार 34 नंबर है, 6 नंबर से फेल कर गया है, ये तुम्हें ध्यान देने की ज़रूरत है। अमन कुमार 98 मार्क्स लाए हैं आउट ऑफ 100, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस है हमेशा की तरह, और ये रेगुलर है। तो ये सबसे बड़ी अच्छी बात है कि ये रेगुलरिटी बनी हुई है हमेशा 90 एवं मार्क्स लाने की। आशुतोष शर्मा के भी बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस रहा है अभी तक के टेस्ट में, इन्होंने 92 मार्क्स लाया है आउट ऑफ 100। दीपू कुमार का भी परफॉर्मेंस ठीक है, 66 नंबर है इनका। कौशिक कुमार का भी अच्छा है, 68 मार्क्स है। शहरे आलम का 42 मार्क्स है और शाकिर आलम का भी 42 मार्क्स है। कुछ और देख लेंगे। अब इधर देखेंगे टुनू कुमार का 72 मार्क्स है, बहुत बढ़िया है, इसका भी परफॉर्मेंस अच्छा रह रहा है। और विकास कुमार का 42 मार्क्स है। तो 70 एवं जितने भी बच्चे आ रहे हैं रेगुलर, उनका परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो गया है। सेकेंड ईयर का देख लेते हैं। सेकेंड ईयर में आज एक भी बच्चा फेल नहीं किया है, ये सबसे बड़ी अच्छी बात है। और अंकित कुमार 46 मार्क्स लाए हैं, अंकुश कुमार 58 मार्क्स लाए हैं, दीपक कुमार 52 मार्क्स लाए हैं और 70 मार्क्स लाए हैं हिमांशु राज, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस है। और पुरुषोत्तम कुमार 60 मार्क्स लाए हैं और संतोष कुमार मालाकर 46 मार्क्स और योगेंद्र कुमार 44 मार्क्स। सबसे बढ़िया बात यह है कि इसमें से 6 बच्चे ऐसे हैं, 5 बच्चे जो 50 एबव मार्क्स लाए हैं, है ना। तो 50 एबव मार्क्स लाए हैं, ये अच्छी बात है, और कोई भी बच्चा फेल नहीं किया है, ये बहुत बढ़िया बात है। तो सबसे पहले फर्स्ट ईयर का सवाल कर लेते हैं हम लोग, कुछ सवाल ले लेते हैं फर्स्ट ईयर का। फर्स्ट ईयर में हम लोग देख लेते हैं कौन कौन आए हैं। विकास, है ना। चलिए विकास कुमार का करेंगे हम लोग। विकास कुमार का 58 मार्क्स है आउट ऑफ 100, इन्हीं का करते हैं। सबसे पहला सवाल सही है इनका कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल टू कितना डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो इसका फार्मूला बताया गया है, आपको उस फार्मूले पे फिट करके भी निकाल सकते हैं। अमन कुमार राइज हैंड, बताइए अमन, बताइए, अनम्यूट करके बताइए। सर ये कल का क्वेश्चन है। हाँ सर, हाँ अमन बोलो। सर ये कल का क्वेश्चन है। अच्छा ये कल का क्वेश्चन है। कल वाला एग्जाम ओपन हो गया। हाँ 19-20 पीटर फर्स्ट ईयर 20, हाँ ये सही है। अच्छा हाँ पहले का था। चलिए सबसे पहला सवाल है आपका, ड्रिल में फ्लूइड्स का उद्देश्य क्या है। तो चिप्स को बाहर निकालने के लिए और कूलेंट को कटिंग एज तक पहुंचाने के लिए हम लोग ड्रिल्स में फ्लूइड्स प्रदान करते हैं, या ड्रिल बीट में आपका जो फ्लूइड्स जो दिया रहता है। फ्लूइड्स आप लोग समझ रहे हैं किसको बोलते हैं। ड्रिल बीट का जो कटिंग एज होता है, और कटिंग एज के जस्ट नीचे जो एक ग्रुप सा कटा होता है ना, ऐसे राउंड राउंड में ऐसे ग्रुप सा कटा होता है, जो जिसको हम लोग गड्ढा बोल सकते हैं, वो उसी को हम लोग बोलते हैं फ्लूइड्स। और उसमें क्या होता है कि जब भी हम किसी मेटल को होल करते हैं, तो मेटल को होल करने में क्या करता है, वो मेटल को रिमूव करता है, बट जॉब पर से मेटल को रिमूव करता है। जितने भी डायमीटर में आप होल करेंगे उतने डायमीटर का मेटल रिमूव करेगा। तो वो मेटल रिमूव करके उसको बाहर निकालना अति आवश्यक है, नहीं तो आपका ड्रिल बीट फंस जाएगा। तो इस वजह से आपका उसमें फ्लूइड्स दिया जाता है। और जो हम लोग कूलेंट देते हैं, है ना, टूल्स को ठंडा रखने के लिए और जॉब को ठंडा रखने के लिए जो हम लोग कूलेंट्स प्रदान करते हैं, उसको कटिंग एज के सतह तक ले जाने के लिए, ये दो उद्देश्य होते हैं फ्लूइड्स के। एल्युमिनियम का रंग कैसा होता है, तो ग्रे वाइट होता है, बढ़िया है। अगला सवाल गलत किया है, ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि क्यों प्रिसीजन उपकरण को इनवार स्टील से बने होते हैं। तो विस्तार का कम गुणांक होता है। विस्तार का कम गुणांक कहने का मतलब है कि एक्सपांसन जो होता है वो कम होता है, इस वजह से इसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग। अगला सवाल जो गलत किया इन्होंने वो है कि अधिकतर धातुओं में होती है। तो धातुओं में जो होती है वो लो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, है ना। ये स्पेलिंग थोड़ा गलत हो गया है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है ये।
लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, है ना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होता है वो कम होता है, और मैग्नेटिक जो होता है वो अधिक होता है ना। धातुओं में होती है जी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहने का मतलब है कि मतलब जो आपने कंडक्टर पढ़ा होगा, सेमी कंडक्टर पढ़ा होगा और नॉन कंडक्टर पढ़ा होगा। तो कंडक्टर क्या होता है, अच्छे इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह जो है वो अच्छा करता है, हीट को अच्छी प्रवाह करता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कंडक्टर, है ना। तो उसी में आता है। तो कंडक्टर हम लोग बनाते किसका है, तो मेटल्स का बनाते हैं। क्यों बनाते हैं, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है, इस वजह से। अगला है कि आरेख में बीमा को 25 प्लस माइनस 0.02 mm कहा गया है। 25 जो है आपका मेजर डाया दिया हुआ है, और प्लस माइनस 0.02 जो है आपका लिमिट दिया हुआ है। प्लस में 0.02 और माइनस में भी 0.02। तो टॉलरेंस क्या होगा, तो टॉलरेंस का फॉर्मूला आपको पता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट क्या हो जाएगा, इसको 25 में प्लस 0.02 को जोड़ देंगे वो आपका अपर लिमिट हो जाएगा, और 25 में 0.02 को माइनस कर देंगे वो आपका लोअर लिमिट हो जाएगा। और जब दोनों को माइनस करेंगे तो हमारा टॉलरेंस आ जाएगा। तो जब हम लोग माइनस करेंगे तो 0.04 आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा। ये सवाल गलत है, आपको इसको ध्यान देने की ज़रूरत है। अगला है कि एक डाई होती है, तो डाई क्या करता है, एक्सटर्नल थ्रेड काटने का काम करता है, जिसको डाई नट भी बोलते हैं हम लोग। और टैप क्या करता है, इंटरनल थ्रेड काटने का काम करता है, अंदरूनी, है ना। अगला है कि क्रेन हुक्स की धातु होती है, तो क्रेन हुक्स को रॉट आयरन से बनाया जाता है ना, इस वजह से। तो रॉट आयरन हो जाएगा आपका इसका सही आंसर। क्रॉस पिन हैमर की पिन किसमें होती है, तो क्रॉस पिन हैमर की पिन हैंडल के क्रॉस में होगी। स्ट्रेट पिन की पिन जो होगा वो हैंडल के स्ट्रेट में होगी, मतलब हैंडल जिस दिशा में रहेगा उस दिशा में रहेगी, और क्रॉस पिन में हैंडल्स के हैमर के हैंडल के क्रॉस में रहेगी। अगला सवाल सही है आपका। ये सवाल 13 नंबर सवाल गलत है आपका, कि किसके पॉइंट को 30 डिग्री से 60 डिग्री तक के कोण पर ग्राइंड किया जाता है। तो पॉइंट को, अस्क्राइबर का पॉइंट को 30 डिग्री से 60 डिग्री तक ग्राइंड किया जाता है। नहीं, ये नहीं हो सकता, है ना। ये सवाल में कुछ दिक्कत है ना। इसको देखते हैं। ये मेरा भी गलत है सर। ये गलत हुआ है क्या, यस सर। ये सवाल गलत है एक्चुअली। अस्क्राइबर का जो पॉइंट एंगल होता है वो 12 से 15 डिग्री होता है, पॉइंट एंगल जो होता है। तो 30 से 60 डिग्री की कोई बात ही नहीं हो सकती। हाँ, ग्राइंड करने के लिए भी 30 से 60 डिग्री नहीं रख सकते। चलिए इसको देखते हैं बाद में। ये सवाल हमको लगता है कि ये सवाल गलत से मिस्टेक से डाला होगा, या इसमें कुछ और आंसर होगा, देख लेंगे इसको बाद में, है ना। अगला है आपका कि 14 नंबर सवाल है कि किसके पॉइंट को तिरछा करने के लिए आयरन स्टोन का प्रयोग किया जाता है। तो किनारों को तिरछा करने के लिए आयरन स्टोन का प्रयोग करते हैं। अगला है कि किसका प्रयोग जॉब को मशीन पर सेट करने के लिए होता है। तो एंगल प्लेट का इस्तेमाल करते हैं हम लोग मशीन पर सेट करने के लिए जॉब को। एंगल प्लेट का और कहाँ इस्तेमाल करते हैं, किसी के मन में है तो बताइए। एंगल प्लेट का किनको पता है, एंगल प्लेट का और कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, फटाक से जवाब आना चाहिए। जॉब को क्लैंप करने के लिए। बिल्कुल, जॉब पे जब हम मार्किंग करते हैं सरफेस प्लेट पे रख के, तो वहाँ पे एंगल प्लेट का इस्तेमाल करते हैं। अगला है कि किसी रफ फाइलिंग का प्रयोग किया जाता है। तो धातु को शीघ्रता से रगड़ने के लिए, अधिक अधिक मात्रा में धातु को, मेटल को रिमूव करने के लिए। अगला सवाल जो गलत है 19 नंबर, वो है कि कौन सी गेज को मार्किंग ब्लॉक या स्क्राइबिंग ब्लॉक भी कहा जाता है। तो मार्किंग ब्लॉक, देखिए आपका सरफेस गेज आपने देखा होगा। सरफेस गेज में एक स्क्राइबर लगा होता है, जिसके सहारे से हम लोग क्या करते हैं कि लेथ मशीन पे जॉब को, वर्कपीस को हम लोग सेंटरिंग करने का काम करते हैं। उसमें जो स्क्राइबर जो लगा होता है उससे हम लोग मार्किंग भी कर सकते हैं, है ना। किसी हाइट पे अगर करना हो तो मार्किंग भी कर सकते हैं, और स्क्राइबिंग भी कर सकते हैं। इस वजह से उसको मार्किंग ब्लॉक और स्क्राइबिंग ब्लॉक भी कहा जाता है, सरफेस गेज को। और मार्किंग स्क्राइबिंग दोनों जो करने का जो काम करते हैं, उसमें स्क्राइबर जो लगा होता है, बेंट स्क्राइबर लगा रहता है, बेंट किया हुआ रहता है आगे,
उसके सहारे से करते हैं। अगला सवाल गलत है कि कौन सी गेज को स्टोक के साथ 0 डिग्री से 180 डिग्री के किसी भी कोण पर झुका कर किया जा सकता है। ये सवाल है आपका। तो सरफेस गेज है, सरफेस गेज को भी हम लोग 180 डिग्री तक झुका कर सकते हैं 0 डिग्री से। अगला है कि ग्रेड बी के भी ब्लॉक कम शुद्धता वाले होते हैं। 2 ग्रेड में पाए जाते हैं आपके भी ब्लॉक, ए और बी। तो बी वाला कह रहा है कि कम शुद्धता में वाले होते हैं और यह कितने लंबाई तक मिलते हैं, ये आपका सवाल है। तो इसका सही आंसर 50 यहाँ पे है। अगला है टैपिंग होल होना चाहिए, तो टैप के कोर डायमीटर के बराबर होना चाहिए। कोर डायमीटर मतलब मेजर डायमीटर है ना। टैपिंग होल कितना होना चाहिए, तो टैप के कोर डायमीटर के बराबर होना चाहिए। कोर डायमीटर नहीं, माइनर डायमीटर हो जाएगा। जो आपका टेप जिससे कर रहे हैं, टेपिंग जो थ्रेड कटने का काम कर रहे हैं, तो टेप का जो माइनर डायमीटर होगा उसके इक्वल होना चाहिए टेपिंग का होल, या फिर ड्रिल होल कह सकते हैं। जो ड्रिल करेंगे वो उसके माइनर डायमीटर के बराबर होना चाहिए। अगर माइनर डायमीटर के बराबर नहीं होगा तो थ्रेड कटेगा कहाँ उसके, है ना। तो इस वजह से थ्रेड नहीं काट पाएगा ना, वो तो ऐसे ही बस चिकना ही रह जाएगा, या फिर थोड़ा बहुत ऐसे ही सिर्फ लाइनिंग आ जाएगी, लेकिन थ्रेड नहीं काट पाएगा। तो माइनर कोर डायमीटर कहने का मतलब कि माइनर डायमीटर के बराबर होना चाहिए। अगला है डिवाइडर आमतौर पर कार्बन स्टील और किस धातु के बने होते हैं, तो माइल्ड स्टील के भी बने होते हैं और उसको हार्डन एंड टेपर्ड किया जाता है टिप्स को। अगला है डिवाइडर का साइज इससे फुलक्रम के केंद्र तक कहाँ लिया जाता है, तो पॉइंट तक। अगला सवाल गलत है कि नरम धातु के लिए स्क्रैपर को पकड़ने का कोण क्या है, 20 डिग्री होता है। ये सवाल पहले भी दिया हुआ था। निम्न में से कौन सी धातु प्रकृति में शुद्ध अवस्था में पाई जाती है, तो सोना जो है वो सबसे ज़्यादा शुद्ध धातु माना जाता है। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा एलॉय नमकीन पानी को कोरोजन से रोक देता है, तो जिंक एलॉय। इसी वजह से जो है वो आयरन पे जिंक का लेप लगाया जाता है, जिसको हम लोग गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं, जिससे कि कोरोजन ना लगे, जंग ना लगे। अगला सवाल गलत है आपका कि बॉल पिन हैमर की लंबाई किसके समांतर होती है, तो बॉल पिन हैमर की लंबाई हत्थे के अक्ष के समांतर होती है। अगला है कि मशीन टूल स्लाइड वेज को जांचने के लिए कौन सी स्ट्रेटेज का प्रयोग करते हैं, तो माइल्ड स्टील की प्रयोग करते हैं। इन सारे सवाल में आई थिंक दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी आप लोगों को, ये सवाल गलत नहीं होने चाहिए थे। मशीन रीमर की अपेक्षा हैंड रीमर कैसे भिन्न है, तो कटिंग एज के लिए बड़ी बेवल लीड होती है। हैंड रीमर में क्या होता है, कटिंग एज के लिए जो उसका लीड जो होता है वो बड़ा होता है हैंड में, क्योंकि उसका हम लोग हाथ से ऑपरेट करते हैं। यह अगला सवाल है कि यदि ड्रिल में क्लियरेंस एंगल बढ़ा देते हैं तो क्या परिणाम होगा। क्लियरेंस एंगल कहने का मतलब है कि जैसे क्लियरेंस एंगल हमने आपको पढ़ाया है, रेक एंगल और क्लियरेंस एंगल दोनों चीज़ बताए हैं हमने आपको। जॉब के सरफेस से, है ना, टूल्स का जो एक्सिस होता है उसके बीच के गैप को हम लोग बोलते हैं क्लियरेंस एंगल, है ना। तो वो कह रहा है कि वो उसको अगर ज़्यादा रखेंगे तो क्या होगा, कटिंग एज जो होगा उसका कमजोर हो जाएगा। यूनिवर्सल सरफेस गेज को कौन सी सतहों पर रखकर मार्किंग किया जाता है, तो किसी भी सतह पर रख के कर सकते हैं आप। इसमें जो ऑप्शन में जो दिया हुआ होगा, ऐसे दिया होगा कि रेक्टेंगुलर सरफेस पे, स्क्वायर सरफेस पे, इस प्रकार से। जैसे चौरस सरफेस मतलब स्क्वायर सरफेस पे, तो आप किसी भी प्रकार की जो फ्लैट सरफेस हो उस पर रख के आप लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, बस सरफेस फ्लैट होना चाहिए। अगला है कि वर्नियर माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट कितना होता है, ये सवाल कैसे गलत हो सकता है। कितनी बार पढ़े हम लोग मेजरिंग टूल्स में कि वर्नियर माइक्रोमीटर में 0.021 0.01 mm होता है इसका लिस्ट काउंट। अगला है कि स्क्रू थ्रेड का प्रभावी व्यास को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो स्क्रू थ्रेड कैलिपर, गेज लिखा हुआ है, गूंगे नहीं है, गेज है, तो उसका इस्तेमाल करेंगे। अगला है कि स्क्राइबर द्वारा मार्किंग के समय जॉब को स्क्राइबर के बाद 30 डिग्री से कितने कोण पर रखना चाहिए, तो 0 डिग्री। अगला है मतलब क्या सर इसको, सर क्वेश्चन का मतलब क्या, बोलो पुरुषोत्तम, समझिए। आवाज नहीं आ रही है पुरुषोत्तम। सर ये क्वेश्चन कहना क्या चाहता है समझ में नहीं आया। जी,
अच्छा, स्क्राइबर द्वारा मार्किंग के समय सवाल है आपका कि स्क्राइबर द्वारा मार्किंग के समय जॉब और स्क्राइबर के मध्य 30 डिग्री से कितना कोण रखना चाहिए। जॉब और स्क्राइबर के मध्य जो कह रहा है वो 30 डिग्री से कितना कोण रखना चाहिए, मतलब 30 डिग्री से मिनिमम हम लोग कितना रख सकते हैं, ये सवाल है आपका। तो इसमें 0 डिग्री आंसर दिया हुआ है आई थिंक, हाँ 0 डिग्री, तो 0 डिग्री तक रख सकते हैं हम लोग, है ना। 0 डिग्री से अपर रख सकते हैं या फिर 0 डिग्री मिनिमम है तो 0 डिग्री मिनिमम होगा ना, उतना तक हम लोग रख सकते हैं। ये सवाल था आपका। अगला है कि स्ट्रेट एज का प्रयोग किस लिए होता है। तो समतल और सीधापन जांचने के लिए स्ट्रेट एज का प्रयोग करते हैं। स्ट्रेट एज आपका किस में होता है, आप ये आपके ध्यान में होना चाहिए। जैसे आपका ट्राई स्क्वायर है उसमें स्ट्रेट एज होता है, जिससे हम लोग क्या करते हैं फ्लैटनेस मापते हैं, तो स्ट्रेट एज का काम होता है। अगला है कि स्पिरिट लेवल का प्रयोग आधार सतह और लंबवत सतह की कौन सी जांच के लिए किया जाता है। तो स्पिरिट लेवल का प्रयोग आपने राज मिस्त्री को देखा होगा, स्पिरिट लेवल का प्रयोग करते हैं, या जब हम लोग ग्राइंडिंग व्हील की जब ड्रूइंग करते हैं, है ना। ड्रूइंग करने का मतलब जब उसको सीधा कहते हैं हम लोग, बेवल ना चले, उल्टा ना चले, टेपर ना चले, तो उसमें भी हम लोग स्पिरिट लेवल का प्रयोग करते हैं। तो स्पिरिट लेवल जो समतलता जानने के लिए कितना फ्लैट है वो, इसकी जांच करने के लिए, जैसे आपने राज मिस्त्री को देखा होगा कि वो एक पाइप में, प्लास्टिक वाली पाइप में, जिसमें ट्रांसपेरेंट पाइप हो, उसमें पानी का लेवल दिखे, उसमें पानी डाल के और सतह को समतल करने का काम करते हैं, तो उसका स्पिरिट लेवल कहते हैं। ये सवाल इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ना, कि आपको, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपके पास कुछ नहीं है, और अगर आपको दो सतह है, एक जो है 10 मीटर दूर पर है, 10 मीटर डिस्टेंस पर दो सतह रखा हुआ है, मतलब दो फाउंडेशन बनाना है और दोनों फाउंडेशन को एक लेवल में बनाना है, तो आप कैसे करेंगे। तो वो आप ऐसे नहीं कर सकते, ऐसे नहीं कह सकते कि यहाँ से भी 10 मीटर माप लेंगे, इसको भी 10 मीटर तक जोड़ देंगे और वहाँ पे भी 10 मीटर तक जोड़ देंगे, ऐसे कहेंगे तो आपका गलत हो जाएगा। क्योंकि हो सकता है कि यहाँ का ज़मीन जो है वो थोड़ा ऊंचाई पर हो, वहाँ का ज़मीन थोड़ा नीचे हो, ये हो सकता है ना। तो इस वजह से क्या करते हैं हम लोग, ऐसे जगह पे स्पिरिट लेवल हमको बताना होता है कि स्पिरिट लेवल से करेंगे सर। उसमें क्या होता है कि ज़मीन आपका नीचे हो चाहे ऊपर हो, है ना। स्पिरिट लेवल क्या करेगा कि दोनों को जब तक वो दोनों एक साथ नहीं आएगा तो आपका लेवल जो है वो बिल्कुल समान नहीं होगा, तो स्पिरिट लेवल से करते हैं। अगला एक साधारण कार्यों के लिए कौन सी ग्रेड के पैरेलल ब्लॉक का प्रयोग होता है। ये सवाल गलत है यार, ये सवाल गलत है। पैरेलल ब्लॉक 0 ग्रेड का होता ही नहीं है। चलिए आगे है कि हथौड़े का साइज किस प्रकार लिया जाता है। तो भार और बॉडी के आकार से लिया जाता है। अगला है हथौड़े, हथौड़े कास्ट स्टील और कौन सी धातु से बनते हैं। तो मध्यम कार्बन स्टील से बनते हैं। मध्यम कार्बन स्टील, इस सवाल में एक बार और लोग कंफ्यूज थे, कोई हाई कार्बन स्टील समझ लेता है कि हथौड़ा है तो हाई कार्बन स्टील से बनाया, तो मध्यम कार्बन स्टील यानी कि मीडियम कार्बन स्टील से भी बनाया जाता है और कास्ट स्टील से भी बनाया जाता है। ये थे फर्स्ट ईयर के सवाल। अब फर्स्ट ईयर में अगर किन्हीं को पार्टिकुलर कोई सवाल में परेशानी है तो एक बार हमको बताइए, इसके बाद सेकेंड ईयर का सवाल देखेंगे। किन्हीं को कोई परेशानी है तो बताइए, और नहीं है तो कम से कम ना तो बोलो। नहीं सर। चलिए पीटर हेलो सेकेंड ईयर का सर, सवाल। हाँ बोल रहे ना सर कि बैक वाला क्वेश्चन देखते हैं तो कभी दिखाता है कभी क्लोज, मतलब 24 घंटा के बाद क्लोज हो जाता है क्या सर? नहीं, कभी नहीं होता, एक बार जो दिखाता है सब दिखाता है। तो आप नहीं दिखाता है हमें सर। दिखाएगा, दिखाएगा, हो सकता है कि किसी एग्जाम का रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया गया होगा, इस वजह से नहीं दिखा रहा होगा, लेकिन दिखाता है। आप चाहें तो सबसे फर्स्ट जो एग्जाम हुआ था ना उसका भी आप देख सकते हैं। तो वही तो बोल रहे सर, कोई कोई दिखाता है कोई कोई नहीं दिखाता है। चलिए एक बार देख क्लियर लीजिएगा, की आपको वजह। किस दिन का, आपको किस दिन का एग्जाम का नहीं दिखा रहा है ये हमको व्हाट्सअप कीजिएगा, हम उसका रिजल्ट डिक्लेयर कर देंगे, यहाँ पे दिखाना लगेगा, ठीक है। ठीक। आप डेट बता दीजिएगा किस डेट के एग्जाम का नहीं दिखा रहा है सर। चलिए आज सेकेंड ईयर में हम लोग कर लेते हैं। सेकेंड ईयर में कौन कौन आए हुए हैं, अंकित हैं, दीपक कुमार हैं, हिमांशु राज पुरुषोत्तम। चलिए दीपक का देख लेते हैं आज।
52 मार्क्स लाए हैं दीपक कुमार। 26 सवाल सही है और 24 सवाल गलत है। तो 24 सवाल पे ध्यान देना है। जो भी सवाल आपका गलत है 24 उस पर विशेष तौर पे ध्यान देना है। सबसे पहला ही सवाल गलत। 0.4 mm से कम मोटाई वाली जो सीट के विभिन्न प्रकार के हेम्स और सीम। हेम्स और सीम्स का हमने फोटोज भेजा था आप लोगों को, देखा था आपने ग्रुप में। हेम्स कैसा होता है और सिम्स क्या होता है? यस सर देखे थे। समझ में आया था? यस सर। चलिए बहुत उतना बढ़िया। अच्छा से नहीं आता है नहीं समझ में आया था तो बताइए, मैं एक बार समझाता हूँ। सर, ढंग से समझ में नहीं आया। चलिए ठीक है, मैं आपको एक बार हेम्स और सिम्स बता दूं आप लोगों को कि हेम्स और सिम्स क्या होता है। सीट मेटल वर्क में हम लोग हेम्स और सिम्स का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले हेम्स देखेंगे। स्क्रीन दिख रहा है सभी को? यस सर। ये फोटो दिख रही है? हेम्स का फोटो दिख रहा है? नहीं सर। नहीं सर। अब दिख रहा है? हाँ सर। नहीं सर। क्लास अगर ऑफ हो जाएगी, अभी 40 मिनट जब ओवर हो जाएंगे तो आप लोग फिर से ज्वाइन करेंगे, है ना? सारे सवाल देखने हैं। हेम्स हेम्स को हम लोग अपने भाषा में, लोकल भाषा में या देहाती भाषा में हम लोग सीधा सीधा गिट्ठा कह सकते हैं। गिट्ठा समझते हैं ना? या फिर ये बोल सकते हैं, इसको क्या बोलते हैं, कड़ी बोल सकते हैं। जैसे चैन होता है ना, चैन, एक चैन दूसरे चैन से होता है, तो उसके लिए क्या करना होता है, कोई भी मेटल को हमको मोड़ना होता है ना? तो सीट मेटल वर्क में जो हेम्स का जो प्रयोग करते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे हेम्स, जो यहाँ पे कुछ हेम्स के प्रकार दिखाए हुए हैं, इसमें क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं, इसको लेंथ बोलते हैं कि कितने देर दूर में हमारा किया हुआ है। जैसे 10 टी दिया हुआ है तो 10 टी यानी कि 10 mm तक के थिकनेस को इसको मोड़ दिया गया है। मतलब इसका जितना भी थिकनेस होगा उसके 10 mm तक को मोड़ दिया गया है ना? तो ये होगा, इसको बोलते हैं फ्लैटनेस एम। फ्लैटनेस एम क्या होता है कि जस्ट मोड़ देना, है ना? जैसे एक पेपर लेते हैं हम लोग, ये पेपर लेते हैं तो ये पेपर इस प्रकार से है, और इस पेपर को अगर कहीं हम डायरेक्ट ऐसे करके डायरेक्ट अगर हम लोग मोड़ देते हैं तो इसको फ्लैटनेस हेम से बोल सकते हैं, है ना? इस प्रकार से एकदम डायरेक्ट मोड़ दिया जाए तो इस प्रकार से फ्लैटनेस हेम बोल सकते हैं। वैसे सीट मेटल चादर को जब हम मोड़ते हैं डायरेक्ट तो हमारा फ्लैटनेस हेम हो जाता है। ओपन हेम्स क्या होता है? ओपन हेम्स ऐसे होता है जब हम किसी को ऐसे कड़ी जैसा बनाते हैं, हुक जैसा, है ना? जब हम किसी को हुक जैसा ऐसा बनाना होता है, मीन्स कि उसके दोनों सरफेस जो हम लोग हेम्स बनाने के बाद या मोड़ने के बाद जो गैप बचता है, कुछ गैप छोड़ने को हम लोग बोलते हैं ओपन हेम्स। तो ये ओपन हेम्स हो जाएगा। ये ओपन हेम्स को, हेम्स का मतलब आप लोग सीधा सीधा आप लोग समझ रहे हैं ना हेम्स क्या होता है? हेम्स का मतलब सीधा सीधा कि जब भी हम किसी सीट को, किसी मेटल को, किसी जॉब को जब उसको फोल्ड करते हैं, फोल्ड करता है, फोल्ड आप किसी भी वजह से कर सकते हैं, आपका पर्पस कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि दो दो चीज़ों को आपस में अटैच करना हो तो फोल्ड कर सकते हैं, है ना? या फिर साइड वाले जो एज जो होता है, सबसे बाहर वाला एज, जो सीट में जो सबसे ज़्यादा जो हम लोग फोल्ड करते हैं वो बाहरी एज जो होता है। जैसे सीट मेटल जो होता है कितने का होता है, 0.4 mm का, 0.3 mm का, 0.5 mm का, मतलब बहुत पतला सीट होता है। तो उसमें क्या होता है कि जब उसका एज पे जब हम लोग हाथ लगाते हैं तो हमारे हाथ में खरोच लगती है। म्यूट करके रखिए, अंकित राज म्यूट कीजिए। तो खरोच लगती है, खरोच लगने के वजह से, खरोच ना लगे किसी को जख्म ना हो जाए, किसी का हाथ ना कट जाए, इस वजह से क्या करते हैं, उसके सीट का जो एज जो होता है, सीट मेटल का एज, उसको हम लोग मोड़ देते हैं, मोड़ देते हैं। अब मोड़ने का तरीका ही यहाँ पे दिखाया गया है, उसी मोड़ने को हम लोग हेम्स बोलते हैं, और उसी के तरीका यहाँ पे बहुत सारा दिखाया गया हुआ है। ओपन होम्स कैसा होता है, टेपर्ड होम, टीयर ड्रॉप होम कैसा होता है। टीयर ड्रॉप होम में स्टार्टिंग में थोड़ा सा इस तरह से रहेगा, नोक्स बना रहेगा, और लास्ट वाला जो रहेगा एज उसको सीट में चिपकाया हुआ रहेगा, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है ये वाला, है ना? तो टीयर ड्रॉप होम्स हो गया। इस प्रकार का रोप होम्स आपने सीधा सीधा जो रस्सी में जो हम लोग बिठा देते हैं, जिसको हम लोग सरकमाखी बोलते हैं, उसमें इस प्रकार का करते हैं। जैसे आपको किसी खंभे से, किसी खुट्टे से अगर आपको रस्सी को बांधना होता है तो इस प्रकार से आप लोग गिट्ठा देते हैं और बीच में छोड़ के इसके बाद उसको करके टाइट कर देते हैं। तो इस प्रकार के इसको रोप होम्स बोलेंगे, इसको रस्सी जैसा हम लोग मोड़ रहे हैं। तो ये इसको हेम्स, ये आपका हेम्स हो गया। हेम्स के बाद हम लोग चलेंगे सिम्स क्या होता है उसके पे, सिम्स देख लेंगे सिम्स क्या होता है।
देखिए सीम से सीधा सीधा क्या होता है ये समझने के लिए, जैसे आपको क्या करना होता है, जैसे आप दो दो आपस के पार्ट्स को बिल्ड कर रहे हैं या ज्वाइंट कर रहे हैं, तो ज्वाइंट करने के लिए क्या करते हैं, जैसे आपको दो कॉर्नर ज्वाइंट करने हैं, तो दो कॉर्नर ज्वाइंट करने के लिए हम एक कॉर्नर को दूसरे कॉर्नर के ऊपर ऐसे रखते हैं, है ना, रखते हैं ना। उसके लिए क्या करना होता है कि मोड़ना होता है, जब आपको किसी एंगल पे ज्वाइंट करना है उसको, तो उसको मोड़ना होता है, मोड़ने के बाद उसको ज्वाइंट करते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं सीम्स, है ना। तो ये आपका सिम्स होता है। सिम्स बहुत तरह के होते हैं, यहाँ पे सारा सिम्स दिखाया हुआ है ना। यहाँ पे देखिए लैप सिम्स, लैप सिम्स में क्या होता है कि जब एक सतह को दूसरे सतह पे रख के हम लोग जब ज्वाइंट करते हैं, वेल्डिंग करते हैं या रिविटिंग करते हैं, या दो रोड को जब आपस में इस प्रकार से करते हैं, तो उसको हम लोग लैप सिम बोलते हैं, एक के ऊपर दूसरा रख के और मोड़ने के बाद इस प्रकार से। जैसे आपको आपको पास दो स्ट्रेट रोड दिया गया है ना, और एक एक रोड को 90 डिग्री पे मोड़ा हुआ है और उसको क्या करना है, उसके दूसरे रोड के ऊपर ज्वाइंट करना है, तो ऐसे में क्या करेंगे, आप उसके ऊपर रखेंगे और इसके बाद बेल्ट करेंगे या रिविट करेंगे या नट बोल्ट से कसेंगे। कसने का तरीका आपका कुछ भी हो सकता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं सीम्स। यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे दिखाया गया है, ये लैप सीम्स, एक के ऊपर दूसरा ओवरलैप कर रहा है तो लैप सीम हो गया। ये काउंटर सैंक हो गया, काउंटर सैंक में क्या हो गया कि एक दूसरे के ऊपर इस प्रकार से बांधने जैसा काउंटर सिंक्स हो गया। ये आउटसाइड लैप, ये क्या कर रहा है कि इधर से एक रोड आ रहा है आपका और इसको इधर से मोड़ के और नीचे की ओर ज्वाइंट किया गया है, ये आपका क्या हो जाएगा, आउटसाइड लैप सिम। ये क्या कर रहा है कि एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहा है लेकिन आउटसाइड में जा रहा है, नीचे की ओर जा रहा है। आउटसाइड मतलब कि जो आपका साइड जो पहले वाले का था उसके सापेक्ष नहीं जा रहा है। जैसे इसमें सिर्फ लैप सिम में देखेंगे, ये स्ट्रेट था तो ये भी स्ट्रेट गया है ना, इसी के जैसा स्ट्रेट गया है। इसमें क्या कर रहा है कि ये स्ट्रेट है, इस पे आया, इस पे लैप भी किया, लेकिन ये दूसरे तरफ मुड़ गया, है ना, नीचे की ओर मुड़ गया, तो इसको हम लोग लैप सिम्स बोलेंगे, आउटसाइड वाला। इस तरह से यहाँ पे और भी बहुत सारे सिम्स दिए हुए हैं, ये सारा ये फोटो मैंने आपको ग्रुप में भेजा है। सिम्स क्या होता है, लैप क्या होता है, आपको समझ में आ गया होगा, तो ये चीजें देख के आप खुद भी समझ सकते हैं कि अलग अलग तरीके से कौन कौन से सिम्स होते हैं। सिम्स क्या होते हैं और हेम्स क्या होते हैं, आपको समझ में आ गया? यस यस सर। सर। चलिए बढ़िया। चलिए अब सीधा वापस सवाल पे चलेंगे हम लोग। चलिए, तो पहला सवाल वही था आपका कि 0.4 mm से कम मोटाई वाले सीटों से विभिन्न प्रकार के हेम्स और सिम्स बनता है ना। हेम्स और सिम्स बनता है मीन्स उसको मोड़ के बनाया जाता है, तो उसके लिए निम्न में से कितना अलाउंस देना होता है। तो हेम्स और सिम्स के लिए हम लोग कोई अलाउंस नहीं देते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा कोई अलाउंस नहीं। अलाउंस आप लोग समझ रहे हैं ना, अलाउंस को हम लोग अलाउ करना बोल सकते हैं। जैसे दो पार्ट्स को जब हम आपस में फिट करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं कि उन दोनों के बीच में कितना गैप दिया जा रहा है, उसके मेटिंग पार्ट्स के बीच में, उसको हम लोग अलाउंस बोलते हैं। तो वो तो खुद 0.4 mm का है, और 0.4 mm आप कितना अलाउंस दीजिएगा, उसमें अलाउंस दीजिएगा तो बचेगा कहाँ, वो तो ढीला हो जाएगा ना, वो तो खुद 0.4 mm का है, तो इस वजह से इसमें अलाउंस नहीं देते हैं। अगला है आपका 0.5 mm अथवा 1/64 इंच की लंबाई को किस चीज से मापी जा सकती है। तो 0.5 mm अगर आपका आ गया मिनिमम, तो आप स्टील रूल से माप सकते हैं, क्योंकि स्टील रूल का लीस्ट काउंट कितना होता है, 0.5 mm। ये मेजरिंग टूल्स में आपको ध्यान रखना होता है। 0.5 mm कह दिया तो आपका समझ जाइए कि लिस्ट काउंट कितना होता है, स्टील रूल का लिस्ट काउंट 0.5 mm होता है, मतलब उससे हम लोग इसका मेजर कर सकते हैं। अगर यहीं पे आ जाएगा कि 0.01 mm से mm अथवा 1 उसके अनुसार से दिया हुआ रहता है इंच में, तो किस चीज से मापी जा सकती है। तो 0.01 mm किसका होता है लिस्ट काउंट, माइक्रोमीटर का होता है माइक्रोमीटर। जी, तो माइक्रोमीटर से कर सकते हैं उस प्रकार से, तो आपको ये ध्यान में रखना रहेगा। जीआई पाइप पर सर इसका ये जो लिखा हुआ है सर, क्या मतलब 1/64 इंच लिखा हुआ है ना। 0.5 mm को इंच में लिखा हुआ है ना। 1/64 इंच बराबर 0.5 mm होता है ना, लिखा हुआ है ना, ओके 0.5 mm अथवा 1/64 इंच, है ना। तो 1/64 इंच को हम लोग mm में मेट्रिक सिस्टम में 0.5 mm बोलेंगे, और 0.5 mm को ब्रिटिश सिस्टम में यानी कि इंच में हम लोग 1/64 इंच बोलेंगे। कोई परेशानी? यस नहीं है सर, एग्जाम में कोई एक भी दिया हो सकता है। बिल्कुल दिया हो सकता है। अगला सवाल, ये सवाल सही है, जीआईपी के अंदरूनी थ्रेड काटने के लिए किस विधि का प्रयोग करते हैं। तो अंदरूनी कहेगा तो टैप, और बाहरी कहेगा तो डाई। डाया। डाया नहीं, डाई।
अगला सवाल गलत है आपका कि रिविट लगाने में रखी जाने वाली सावधानियां में से कौन सी सावधानियां नहीं है। इसमें से कुछ सावधानियां होता है रिविटिंग करने टाइम, उसमें से कौन सी सावधानियां नहीं है वो आपसे पूछ रहा है। तो इसमें आंसर है आपका कि सीट की धातु का ही रिविट आयन करना चाहिए। सीधा सीधा ये सवाल है, इसमें थोड़ा सा मिसटाइपिंग है कि जिस धातु का आपका सीट बना हुआ है उसी धातु का आपका रिविट भी होना चाहिए, तो ये कोई जरूरी नहीं है ना। तो ये आपका सावधानियां में से नहीं आता है, कोई जरूरी नहीं है, आप किसी दूसरे मेटल का भी रिविट उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। SWG है ना, द्वारा क्या प्रदर्शित सर किया इसका फुल फॉर्म सर? सेफ स्टैंडर्ड वायर गेज। नहीं सर, स्टैंडर्ड वायर गेज। स्क्रू वायर गेज होता है स्टैंडर्ड इसका, और नहीं सर, स्टैंडर्ड वायर गेज। सॉरी स्टैंडर्ड वायर गेज होता है, और इसका एक और होता है SWL अगर आपका रहेगा तो सेफ वर्किंग लोड होता सेफ है वर्किंग लोड। SWL का सेफ वर्किंग लोड होता है, और इसका स्टैंडर्ड वायर गेज होता है SWG का स्टैंडर्ड वायर गेज। फॉर्मूला होता है SWG शॉर्ट में लिखा हुआ है। यस। अगला सवाल जो गलत किया है आपने कि कॉपर और ब्रास की सीटें कैसी होती है। तो आपको पता है कॉपर कैसा प्रॉपर्टी वाला होता है, डक्टाइल प्रॉपर्टी का होता है, और ब्रास जो होता है मेलेबल प्रॉपर्टी का होता है। तो मेलेबल और डक्टाइल आपका सही आंसर हो जाएगा। डक्टाइल होता है तभी तो उसका वायर बना देते हैं खींच के। अगला है कि चैन पाइप वाइस का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें आपका आंसर ऑप्शन इस प्रकार से दिया होगा कि 63 mm से अधिक, 200 mm से अधिक, 300 mm से अधिक, ऐसे होगा है ना। तो 63 mm से अधिक और 200 mm से कम के डायमीटर के जॉब को पकड़ने के लिए चैन पाइप वाइस का प्रयोग करते हैं। तो दोनों नहीं होगा, 63 mm से अधिक लिखा हुआ है, और एक ऑप्शन में था हमको ध्यान में है कि 200 mm से अधिक। तो 200 mm से अधिक नहीं, 63 mm से अधिक और 200 mm से कम, इन दोनों के बीच में हम लोग चैन वाइस का प्रयोग कर सकते हैं। द्रव अथवा गैस के द्वारा गंतव्य स्थान तक पहुंचती है। तो दाब अंतर द्वारा, ये सवाल हमने कल आपको समझाया था अच्छे से। सर ये जो चैन भाई इसका ये बड़ा भी तो इसका साइज हो सकता है। चैन पाइप वाइज की बात कर रहा है ये, और चैन पाइप वाइज का जो साइज जो आता है वो 63 mm से 200 mm के बीच ही आता है। बड़ा पकड़ने के लिए और भी बहुत तरह के वाइस आते हैं जिसका हम लोग प्रयोग करते हैं, लेकिन चैन पाइप वाइस का जो प्रयोग जो करते हैं वो 63 mm से 200 mm तक, ये स्टैंडर्ड साइज होता है। हर चीज का स्टैंडर्ड साइज होता है पकड़ने का, तो इसका स्टैंडर्ड साइज होता है।